हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का केस 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि E ग्रेटर देन है V नॉट से। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब E लेस देन है V नॉट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग टनलिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे, क्या होता है और क्यों होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पोटेंशियल बैरियर वाला फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें कि मैंने केस 1 डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों केसेस में क्या डिफरेंस आ रही है। तो केस 2 में हमने क्या देखा था कि इफ E is less than V naught, then classically the particle will be wholly reflected and hence penetration through the barrier is impossible। ठीक है, तो बैरियर से इम्पॉसिबल था हमारा क्लासिकल पार्टिकल्स का जाना, बट क्वांटम मैकेनिकली there is always some probability of penetration into the barrier and appearance of the particle in region 3. Now this finite probability of transmission through the barrier, even E is less than V naught, is called quantum mechanical tunneling effect। ठीक है, तो quantum mechanical tunneling effect क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए तीनों रीजन का सबसे पहले हम लोग वेव फंक्शन निकालते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग कुछ इस टाइप का बैरियर पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि अगर हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे व्हेन E इज लेस देन V नॉट, तो हमारा एनर्जी कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, जो कि लेस देन है इस पोटेंशियल से V नॉट से। ठीक है, तो हमने माना था कि ये हमारा रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और रीजन 3 है। तो चलिए देखते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो केस 2 व्हेन इज लेस देन वी नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। ये केस जो है हमारा क्वांटम टनलिंग का केस है। सो द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 इज गिवन बाय। आप देखिए कि इस मतलब श्रोडिंगर इक्वेशंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। दोनों रीजन 1 जो हम लोग केस 1 डिस्कस कर रहे थे, वही केस 2 में भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे रीजन 1 में आप देखिए, यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल 0 था, तो V 0 हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। और इस पूरे क्वांटिटी को हम लोगों ने माना है अल्फा स्क्वायर। ठीक है, नाउ रीजन 2 माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m d2 साई 2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस V नॉट। यहाँ पे V नॉट हो जाएगा, क्योंकि रीजन 2 में हमारा पोटेंशियल जो है वो V नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे V नॉट हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू E साई 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग माइनस करके इसको अरेंज करेंगे, तो उसके बाद हमें मिलेगा, इस क्वांटिटी को हम लोग लिखेंगे बीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस बीटा स्क्वायर साई 2 इक्वल टू 0। नाउ फॉर रीजन 3 ऐसे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल 0 है। आप देखिए, यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह का 0 कर देंगे पोटेंशियल को, और ये क्वांटिटी को हम लोग अल्फा स्क्वायर तो पहले से माने हुए हैं। ठीक है, तो d2 साई 3 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई 3 इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इस तीनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर psi 1 is equal to a e to the power I alpha x plus b e to the power minus I alpha x। ठीक है, तो रीजन 1 के लिए ये सॉल्यूशन है। रीजन 2 के लिए है psi 2 is equal to c e to the power beta x plus d e to the power, यहाँ पे e होगा e to the power minus beta x। ठीक है, now for region 3 psi 3 is equal to f e to the power I alpha x plus g e to the power minus I अल्फा एक्स। ठीक है, सिंस देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन 3, देयरफॉर g इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बैरियर है, यहाँ पे कोई भी ऐसा जंप नहीं है, पोटेंशियल जंप नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये g इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग दो जगह पे बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे, एक x इज इक्वल टू 0 पे और एक x इज इक्वल टू a पे। क्योंकि इस तीनों रीजन में हमारा पोटेंशियल जंप है, तो हमें तीनों रीजन में ही अपना वेव फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाना है और स्लोप को भी, तो हम लोग दोनों करेंगे। तो फर्स्ट का जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू c बाई 2 into in bracket 1 plus beta by I alpha plus d by 2 in bracket 1 minus beta by I alpha and ये इक्वेशन 8 हो गया हमारा। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें क्या मिला? b इज इक्वल टू c बाई 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस बीटा बाई आई अल्फा। ठीक है, प्लस d बाई 2 इंटू 1 प्लस बीटा बाई आई अल्फा।
तो ये हमें मिल गया ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें मिल गया। फिर से हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, इस x इज इक्वल टू ए पे अप्लाई करेंगे, जिसमें कि रीजन 2 और रीजन 3 का हम लोग वेव फंक्शन को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हो गया साई 2 हमारा एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साई 3 एट एक्स इज इक्वल टू ए, और स्लोप भी हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। Now we will get c is equal to f by 2 in bracket 1 plus I alpha divided by beta e to the power I alpha a minus beta a. Now d is equal to f by 2 in bracket 1 minus I alpha divided by beta e to the power I alpha a plus beta a, ठीक है। तो हमें c और d मिल गया है, तो अब हम a और b का वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे। Now substituting the value of c and d from equation 10 and 11 to 8 and 9 we get a is equal to this one एंड b इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी हमें मिल गया, a का इक्वेशन नंबर 12 है और 13 है हमारा b का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, f बाई a निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको अरेंज करके, ठीक है। तो f बाई a हमें मिल गया 2 अल्फा बीटा ई टू द पावर i माइनस आई अल्फा a डिवाइडेड बाई 2 अल्फा बीटा कॉस h बीटा a प्लस i इन ब्रैकेट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन h बीटा है। तो यहाँ पे साइन h क्या है, साइन h है हमारा साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। कि हमारा साइन एच एक्स का वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे साइन एच जो है वो हमारा हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है, ठीक है। नाउ अब हम लोग निकालेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यहाँ पे होगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्टेड फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। तो ये हम लिख देंगे, और मॉड बीटा स्क्वायर और मॉड अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद हमें मिलेगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4e इन ब्रैकेट वी नॉट माइनस ई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस ई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ट्रांसमिटेड फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, यहाँ पे हमारा एफ बाई ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा क्वांटिटी मिलेगा। तो टी का वैल्यू आप देखिए क्या आ रहा है, टी इज इक्वल टू 4e इन ब्रैकेट वी नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई 4e इन ब्रैकेट वी नॉट माइनस ई प्लस वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू ए, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए, हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिल रहा है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मतलब क्या, हमारे रीजन 3 में भी हमारा कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा फाइनाइट मिल रहा है, हमारा जीरो नहीं है। तो यहाँ पे पार्टिकल चला गया है यहाँ से, ठीक है, इस बैरियर को पार करके चला गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नोट दैट टी इज फाइनाइट। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकल के आया है वो फाइनाइट है, जीरो नहीं है। दिस मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल्स इनटू द रीजन एक्स ग्रेटर देन ए इज नॉट जीरो, ठीक है। तो जब हम रीजन ए से बाद के रीजन का बात करते हैं, जब हम रीजन 3 का बात करते हैं, तो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पार्टिकल्स का बस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टनलिंग इफेक्ट क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था वो फाइनाइट है, ठीक है, वो जीरो नहीं है, फाइनाइट है। नोट दैट t is finite. This means that the probability of the transmission of the particles into the region x greater than a is not zero, ठीक है। तो हमारा जो रीजन था, जैसे कि यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे a था, तो इस रीजन में भी हमारा पार्टिकल होगा, प्रोबेबिलिटी होगा कि यहाँ पे पार्टिकल है, क्योंकि हमारा t जो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो फाइनाइट आया है, जीरो नहीं आया है। लेकिन इन क्लासिकल फिजिक्स हाउएवर द पार्टिकल कैन इन नो वे मेक इनटू द रीजन एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये हो रहा है। दिस इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट विच इज ड्यू टू द वेव एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इट इज नोन एज द टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वांटम टनलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए इसका एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये एक हमारा बैरियर है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर 0 है और ये हमारा ए पॉइंट है, तो आप देखिए ये क्लासिकल बॉल जो है ये हमारा टर्न बैक हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेव पार्टिकल्स को देखिएगा तो यहाँ पे हमें भी वेव्स मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे भी हमारा वेव्स होगा रीजन 3 में, क्योंकि ये है हमारा रीजन 3, ठीक है। और ये अंदर में जो है वो है हमारा रीजन 2 और ये है हमारा रीजन 1। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो वेव पैकेट्स यहाँ पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे पहले तो ये यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियली ये थोड़ा सा डिक्रीज होगा वेव फंक्शन। उसके बाद हमें यहाँ रीजन 3 में भी थोड़ा वेव फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे ये फ्री पार्टिकल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब उसके पास कोई भी मतलब कोई भी जंप नहीं है, कोई भी उसके पास पोटेंशियल नहीं है कि उसे रोक सके, इसलिए यहाँ पे इस रीजन में आके हमारा पार्टिकल फ्री हो गया, ठीक है। So, quantum mechanical objects can tunnel through classically impenetrable barriers. This barrier penetration effect has important application in various branches of modern physics ranging from particle and nuclear physics, ठीक है। तो classically ये possible नहीं हो रहा है, लेकिन quantum mechanically ये penetration हो रहा है, barrier को penetrate हो रहा है वो। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि पार्टिकल फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखते हैं। नाउ इन जनरल the tunneling effect consists of the propagation of a particle through a region where the particle's energy is smaller than the potential energy, ठीक है। पार्टिकल का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम होना चाहिए। उसके बाद क्लासिकली दिस रीजन डिफाइंड बाय x lying between 0 to a is forbidden region, ठीक है। तो क्लासिकली ये रीजन फॉरबिडन है, और अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इसमें अगर पार्टिकल जाता है ये रीजन में 0 से a के रीजन में जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा होता है, सिंस पार्टिकल now in the classically this region defined by this is forbidden to the particle where its kinetic energy would be negative, ठीक है। since particles display wave feature, hence quantum mechanically the quantum waves can tunnel through the barrier, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अगर पार्टिकल और वेव नेचर शो करता है तो क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम वेव्स टनल कर जाएगा बैरियर से। तो चलिए इस केस से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए पार्टिकल through the potential barrier of width a and height v naught even if e is less than v naught। तो ये हमने देख लिया है टनलिंग के द्वारा। नाउ नंबर 2 है, as e increases v is equal to e decreases and as a result beta also decreases। the rate of decrease of sine square beta a for a fixed value of a and v naught is more than that of v naught minus e। so t increases steadily with e। तो जैसे जैसे हमारा t increase होगा वैसे हमारा उसी प्रकार एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 है, अगेन व्हेन a टेंड्स टू लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमारा विथ जो है वो लार्ज हो जा रहा है तो बीटा ए हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे, ये साइन हाइपरबोलिक का वैल्यू होता है e टू द पावर बीटा ए माइनस e टू द पावर माइनस बीटा ए डिवाइडेड बाई 2। इसका होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमें कुछ ऐसा क्वांटिटी मिलेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया है कि हमारा विथ जो है बहुत लार्ज वैल्यू का है, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालने हमें दिया गया है, तो हम सीधा ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 16e इन ब्रैकेट वी नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 बीटा ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करके निकाल लेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। नाउ द नेचर्स ऑफ द वेव फंक्शन psi1 psi2 एंड psi3 इन रीजन 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली आर शोन। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा वेव है, ये वेव जा रहा है, जैसे ही ये इस रीजन में जा रहा है तो ये डिक्रीज होगा थोड़ा सा, टनलिंग करते हुए ये बाहर निकल जाएगा और रीजन 3 में भी हमारा कुछ वेव फंक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आके हमारा रेक्टेंगल पोटेंशियल बैरियर का डिस्कशन ख़त्म होता है दोनों केस का। तो अगले वीडियो में मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।